एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। आधी रात का समा था और अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशंस पायलट रोज फेस करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल सा नहीं था। पर जहाज में एक चीज ऐसी थी जो चंद लम्हों में सारी सिचुएशंस को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशियन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक पता चला कि जहाज का फ्यूल खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का मतलब है सिर्फ मौत। द एडी शो में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। लगभग ये वाकया पेश आया था 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांजिट एयरलाइन के एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। यह 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसमें 48 मेट्रिक फ्यूल डाला गया था और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट एंड 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए थे। फ्लाइट कैप्टन 48 ईयर ओल्ड रॉबर्ट पिश थे। उन्हें 16,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल के डर्क डीजेगर थे और इनके पास भी 5,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें 400 घंटे इन्होंने यही जहाज एयरबस A330 फ्लाई किया था। जहाज की बात की जाए तो यह उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का 330 मॉडल था और यह जहाज सिर्फ 2 साल ही पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि पायलट्स के एक्सपीरियंस में ना कोई कमी थी, ना ही जहाज में किसी भी किस्म का कोई फ्लॉट था। आम फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट्स फ्लाइट 236 को रनवे तक लेकर गए और ATC की परमिशन से इन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशियन के उस पार लिस्बन की तरफ किया। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पे पायलट का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को लोकेशन और अपडेट से आगाह करते हैं। फ्लाइट 236 के टेक ऑफ किए गए 4 घंटे हो चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर्स केबिन में ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशियन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी जहाज के राइट इंजन में एक नॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन के ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था और ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर अपने कैरियर में पहली बार वो देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ वह लो टेम्परेचर शो कर रहा था, जो किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन न मिल सकी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको यह एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट को कहा इस एरर को मॉनिटर करते रहें और थोड़ी देर बाद वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर ये जहाज के राइट इंजन के ऑयल की फॉल्टी रीडिंग शो हो रही थी, लेकिन परवाज़ा में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग्स दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं था, बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था।
कमर्शियल एयरलाइन का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया जाता है कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं होता क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वेल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में वापस में दोनों विंग्स में इक्वली फ्यूल बराबर हो चुका था। इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट्स को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जो कोई भी पायलट फेस करना नहीं चाहेगा, वो भी पैसेंजर से भरे हुए जहाज में। पायलट्स ने देखा कि राइट विंग में वापस से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे वो लिस्बन पहुंच जा सके। अब की बार मसला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने से के ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मौजूद थे। हकीकत में इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशियन में मौजूद पोर्टुगल टेरिटरी का हिस्सा है, जहां टर्सेरा नामी आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेंटा मारिया एटीसी से राब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी तक पायलट को भी पता नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट पर पहुंच भी पाएंगे या फिर उनको ओशियन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 60 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7000 लीटर। देखने में तो ये फ्यूल बहुत ज़्यादा है, पर असल में ये 8330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल था और भी बहुत तेजी से ये कम होता जा रहा था। पर सवाल है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था। इस बार कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या फिर असल में फ्यूल की कमी हो गई थी। फ्यूल का कम होना एक सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो विंग की ट्रेलिंग एज यानी विंग के पिछले हिस्से को जाकर मॉनिटर करें। अगर तो ये फ्यूल लीक हो रहा होगा तो वहां से कोई ना कोई इंडिकेशन मिलेगा, पर अंधेरी की वजह से क्रू को कोई इंडिकेशन ना मिल सकी। अब कंडीशन यह थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया था कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। उनके पास अब 25 मिनटों का फ्यूल ही बाकी रह गया था, जिससे टर्सेरा एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से कांटेक्ट कर रहे थे और मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 39,000 फीट से 20,000 फीट तक लेकर जाएं, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि पायलट्स का मानना था कि अगर फ्यूल की लीकेज कंफर्म भी हो गई तो जहाज का वापस ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट उनके पास अभी भी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी ही था। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। यह देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर्स जो कि अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज में अब सिर्फ 4.5 टन फ्यूल और एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पर जहाज का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टर्सेरा एयरपोर्ट पे इमरजेंसी नाफिज हो गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहाज जो कि टर्सेरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 किलो फ्यूल ही बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर हुआ था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशियन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर
कैप्टन जहाज को 20,000 फीट तक ड्रॉप करने का फैसला बिल्कुल उनका सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन निकल आया, जो कि एयर स्पीड से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स चल सकें। अब टर्सेरा एयरपोर्ट 130 किलोमीटर दूर था और जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था और कैप्टन को यह डिस्टेंस ग्लाइड करके पार करना था। पैसेंजर्स केबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस खौफ का समा बनाए रखा था। ऐसी खामोशी जो किसी आफत का इशारा दे रही थी। वर्स्ट केस यह था कि जहाज एयरपोर्ट तक न पहुंच पाया तो उनको ओशियन में ही लैंड करना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशियन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर पैसेंजर्स इम्पैक्ट से बच गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर्स प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पर डिपेंड होता है, जिसको पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में या तो जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर ओशियन में। जब प्लेन का डिस्टेंस टर्सेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया था तो उनका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए पायलट ने जहाज को वहां पे एक 360 डिग्री चक्कर लगाया। यह चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस उतना ही था, पर एल्टीट्यूड 5,000 फीट हो गया। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज़्यादा था, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कि एक और 360 डिग्री लगाया जा सके। इसलिए पायलट ने जहाज के पोजीशन को रनवे के सीध में किया और चंद एस्टर्न लगवाए। एस्टर्न्स की वजह से जहाज का रनवे से डिस्टेंस मजीद बढ़ गया। उसको एल्टीट्यूड कम करने का मजीद टाइम मिल गया। नॉर्मल हालात में फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है, और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था ही नहीं, इसलिए यह लैंडिंग नॉर्मल से बिल्कुल अलग और बहुत खतरनाक भी थी। पायलट्स के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या तो पार। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके के साथ रनवे पर लगा और 12 से 8 टायर ब्रस्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल जरूर आई, पर वो स्किड करता रुक ही गया। प्लेन रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसमें बिना इंजन के सबसे ज़्यादा ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया था। राइट इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट दूसरी प्लेन का था और लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई और उसने करीब एक गुजरती फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। इस वाकये के बाद एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जिससे फ्यूचर में पायलट के दौरान परवाज फ्यूल लीकेज का भी पता लग सके। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डीगर को एयरबस 330 डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया। उम्मीद है द एडी शो की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं एक और नए किस्से के साथ जल्द ही।